यस, DTA भागलपुर बैक अगेन। ललका भाईजी सनी का पियर की बहन जी सभ्य का प्रणाम। एनवायरमेंटल स्टडीज सीटेट के बहुमूल्य क्वेश्चनों को देखते हैं जी। कहता है 61 नंबर, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 20-25 साल पहले इन कुओं में काफी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। तो कुओं को सूखने का संभावित कारण आपके एनसीईआरटी नोट्स में भी दिया गया है क्या? जिन झीलों तालाबों में वर्षों पानी इकट्ठा होता था अब वहां नहीं है। पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों में जमीन अब कोलतार सीमेंट से ढक दिया गया है। देख रहे हैं आप, सीमेंट से ढक दिया गया है। ज्यादा से ज्यादा वन की कटाई हो रही है, रोड का निर्माण तो सीमेंट से ढके जा रहे हैं, घर ज्यादा से ज्यादा बन रहे हैं। सबको चाहिए एकदम पक्का वाला फर्श, हाँ, पलस्तर कैल का, बात बुझे? हाँ, पलस्तर कैल का, कच्ची वाला नहीं। घर के आगे में भी बरामदा वगैरह को प्लस्तर करवा देते हैं, अर्थात सीमेंट से पाट देते हैं। कोलतार, अलकतरा वगैरह, हाँ, रोड सड़क के निर्माण में। तो चलिए, बेहतरीन बात, कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घरों में टोटियां लगी हैं। हर घरों में टोटियां लगी हैं। क्या हर घर में टंकियों की व्यवस्था हो गई है, सप्लाई वाटर वगैरह? ऐसा तो एनसीईआरटी में है नहीं। डी, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लगाए गए हैं। देख रहे हो, अरे मोटर चलाओ नहाएंगे रे, तो मोटर वगैरह लग गए हैं। हाँ, तो यह भी आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। तो ए, बी एंड डी यह आपके फैक्ट्स हैं। 3 इज द राइट आंसर, ए, बी, डी। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में कल्पनाओं और कल्पना करना अर्थात सृजनात्मकता आती है कल्पना करने से, हाँ। और मुद्दा को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया, क्यों? अर्थात कल्पनाशीलता मुद्दा को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस एंड साइंस विषय में रूप में नहीं रखा गया, क्यों? इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, है ना, परिवेश से जोड़ करके देखते हैं। बहुत बेहतरीन बात है। मतलब क्या है ना यार, छोटे बच्चे सृजनात्मकता, मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ज्यादा डेवलप नहीं होगी बच्चे में, इसीलिए नहीं रखा गया है। परिवेश से जोड़ करके, मूर्त रूप से उन्हें जोड़ करके बताया जाता है, अध्ययन करवाया जाता है। तो बेहतरीन है, यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है, एक अच्छी युक्ति है, अच्छी युक्ति है। साथ ही साथ बाह्य दुनिया से जोड़ करके, परिवेश से जोड़ करके, तो बड़े विकल्प का चुनाव करेंगे, बेहतर वाले विकल्प का, जो कि हमारा दिया गया है परिवेश। यह पाठ्यक्रम के भार को कम करना, तो यह एकमात्र लक्ष्य नहीं है। सीबीएसई ने पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से, यार सीबीएसई ने किया तो उसे क्या, हमें तो 1 नंबर के साथ जाना है, परिवेश से जोड़िए, है ना। 1 नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, रेत के टीले कहा जाता है? तो रेत का टीला स्पष्ट रूप से आप जानते होंगे, अबू धाबी। अबू धाबी रेत का टीला, रेत वगैरह, है ना। तेल सस्ता और पानी महंगा, अबू धाबी। चलिए, बर्लिन, थिम्पू, काबुल, ऐसा कुछ नहीं। हमारे चैप्टर में एनसीईआरटी 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास को आप पढ़ेंगे, फैक्ट्स को जानेंगे। 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य को उप विषय यानी उप थीम जो है के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? आखिर क्या कारण है? तो बच्चे के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए। कितनी बेहतरीन बात बोला जा रहा है, परिवेश के बोध में वृद्धि करने के लिए, परिवेश, इर्द गिर्द का जो परिवेश है उसमें अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ विकसित। यस, देखिए, पहला विकल्प आपका इंक्लूड हो गया 2 नंबर में, तो 2 नंबर आपका पहले से भी ज्यादा दमदार विकल्प हो जाएगा। अंतः संबंधित करते हैं, को रिलेट करवाते हैं, और क्यों नहीं बेहतर होगा 1 से भी 2 ज्यादा। उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है, ऐसी कोई बात नहीं। पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए यह कोई मकसद नहीं है, मोटिव नहीं है। 2 नंबर हमारा उत्तर होगा। 1 समाहित है 2 में।
नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीम में एक नहीं है? आप जानते हैं ना दोस्त, 6 मुख्य थीम। परिवार एवं मित्र। परिवार, परिवार में है तो भोजन करेंगे, रहेंगे कहाँ, आवास में, पानी पिएंगे, यात्रा करेंगे, चीज़ें जो हम सोचते हैं और जो करते हैं। यह 6 मुख्य थीम है आपके। आवास, हाँ जी है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, काम और खेल। भोजन, हम चीज़ें कैसे सोचते हैं, कैसे करते हैं। हाँ, काम और खेल आप देख पा रहे हैं, काम और खेल, यह क्या है आपका उप थीम है, उप विषय। 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कक्षा 1 और 2 के पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। क्या है पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में? देखिए 1 और 2 में पढ़ाया नहीं जाता है ईवीएस ना, उसे हिंदी भाषा से जोड़ करके, हाँ, हिंदी भाषा आदि से जोड़ करके पढ़ा दिया जाता है। बच्चे को गणित के संदर्भ में ही ईवीएस पढ़ा दिया जाता है, जैसे थिन, फैट, स्मॉल, हाँ, ये सारी चीजें, बड़ा, छोटा, बिग, स्मॉल, बड़ी फोटो दी रहती है बच्चों की किताबों में और बगल में छोटी फोटो। तो यह पर्यावरण अध्ययन हम अन्य भाषा, गणित, हिंदी आदि से अंतः संबंधित करके सिखा देते हैं। इसीलिए 1 और 2 में समाकलित नहीं किया गया। किसको? ईवीएस को। आइए विकल्पों को देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। कितनी बेहतरीन बात है, भाषा यानी हिंदी भाषा और गणित के माध्यम से, तो कितना बेहतरीन विकल्प है। अभी तुरंत तो मैंने चर्चा किया। 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नहीं जी, 1-2 पर्यावरण नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया। सेम पर्यावरण मुद्दों और संपादन का भाषा द्वारा होता है। कहते हैं पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से भी तो होता है। और आपका दिया गया है 1 नंबर में गणित भी। 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्व? ज्ञान की रचना में क्या महत्वपूर्ण है दोस्त? बच्चे बाह्य दुनिया को अवलोकन करे, अवलोकन करके चिंतन को विकसित करे, और इसके लिए बच्चे का सक्रिय रहना जरूरी है, अर्थात एक्टिव रहना जरूरी है। सक्रिय अंतःक्रिया, सक्रिय भागीदारिता, बच्चों की सक्रिय भागीदारी। हाँ जी, बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, शिक्षकों के नॉलेज से जोड़ने से क्या मतलब? पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना, यानी बाहरी दुनिया से जोड़िए, एनसीएफ 2005 कहता है। बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, यानी कि बाह्य जो परिवेश है, इर्द गिर्द का परिवेश है, मातृभाषिक परिवेश है, उसको विद्यालय के ज्ञान से अंतः संबंधित करना। ACD 4 इज द राइट आंसर, है ना दोस्त? उम्मीद करता हूं समझे होंगे। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने से सबसे प्रभावशाली युक्ति कैसे आप जोड़ोगे? तो किससे, कहानी के द्वारा जोड़ोगे, या आप किस विधि के द्वारा, कक्षा निर्देशन, इंस्ट्रक्शन के द्वारा? नहीं, बोझ परक नहीं होगा, रुचि परक होता है। किससे? कहानी आदि, इससे संदर्भित कीजिए। शिक्षक के द्वारा, व्याख्या, एक्सप्लेनेशन, तो एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेनेशन मेथड, यह तो टीचर को एक्टिव बनाएगा, हमें बच्चों को एक्टिव बनाना है ना दोस्त। पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तकें भगवान नहीं है, पूर्ण नहीं है अपने आप में। 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? सच जो नहीं है पर्यावरण अध्ययन, बाल केंद्रित अध्ययन, यानी चाइल्ड सेंटर्ड लैंग्वेज। सही तो बात है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। यस, बच्चे को क्रिएटिव बनाता है। पर्यावरण वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। देखिए परिभाषा, रोट लर्निंग है ना, एकीकृत, इंटीग्रेटेड, जॉन डीवी महोदय का एकीकृत, अर्थात अन्य विषयों को एकीकृत कर देना, हाँ, सभी को एक में एकीकृत करके ज्ञान देना। तो यह भी आपका बेहतरीन है। जैसे आप पहले देखें दोस्त, जैसे 2000 ईस्वी में सिफारिश हुई थी एकीकृत एजुकेशन की, एकीकृत शिक्षा, और 2005 में लागू हो गई, है ना, एकीकृत उपागम। इतिहास, भूगोल, नागरिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अलग अलग किताबें चलती थी, सबको एक कर दिया गया। और बच्चों की पुस्तकें आप 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास आप देखेंगे क्या, एनवायरमेंटल स्टडीज, हमारा समाज,
एक पुस्तक मात्र, सबको एकीकृत कर दिया गया। इसी तरह जब ज्ञान देता है एक शिक्षक तो अन्य विषयों से जोड़ करके दिया जाए। इसीलिए तो रोजर बेकन आपने देखा होगा, उन्होंने कहा गणित क्या है, सभी विषयों का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है। कुंजी मीन्स चाबी। तो चलिए दोस्त, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 3 इज द राइट आंसर, जो कि गलत है और यही नहीं पूछा जा रहा है। 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर, एक शिक्षक हमेशा एक्टिविटी को करवाने के बाद क्रियाकलाप को कर प्रश्न और चर्चा का संचालन करता है। बहुत अच्छी बात है, लर्निंग बाय डूइंग करवा रहा है ना दोस्त। हाँ, उद्देश्य क्या है, बच्चों की प्रक्रिया कौशल का आकलन, यानी प्रक्रिया कौशल का असेसमेंट करना। क्या वह इसका केवल एकमात्र लक्ष्य यही है? हाँ, तो हाँ जी, आकलन करना भी। हम जहां तक बच्चे को सिखा रहे हैं, क्या बच्चा सीख पा रहा है कि नहीं, तो 1 नंबर। बच्चों को खोजने का अवसर देना, ह्यूरिस्टिक मेथड, बच्चा खोजी होता है, बच्चे में सृजनात्मकता होती है, बच्चा जिज्ञासु होता है, बच्चा सक्रिय अन्वेषक होता है। खोजने का अवसर देना, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना। यस, अभिव्यक्ति, बच्चों को एक्सप्रेस करने का मौका दीजिए। बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना, यानी कि तुम मूर्खा है, तुम गधाबा है, हाय तुम आगे बैठो, बोतवा कहीं का, तुम 1 नंबर जो है ना, पीछे बैठ, बार बार गलती करता है, आगे बढ़ जाता है, भोदवा कहीं का। ऐसा विभेद, वर्गीकरण, भेदभाव नहीं करना है। बच्चे हीन भावना से ग्रसित होंगे, डिमोरलाइज हो जाएंगे जी। ABC इज द राइट आंसर, 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, पर्यावरण में बच्चों को पाठ्यक्रम और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोत, यानी शिक्षक के अलावा अन्य स्रोत, हाँ, की मदद लेने, अन्य TLM मटेरियल का, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों, वाई? पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है, केवल शिक्षकें ही एकमात्र स्रोत नहीं है, अन्य भी साधन हो सकते हैं। अध्ययन सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। हाँ, कहता है पाठ्यपुस्तक और शिक्षकों के अलावा, तो क्या यही स्रोत नहीं है? यह भी तो हमारे स्रोत हैं सीखने के। यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा। किसका? समुदाय का और माता पिता का उपस्थिति का विकास करेगा। समुदाय का, माता पिता की उपस्थिति का। यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड को जानने का अवसर देता है कि बच्चे कितना सीख पा रहे हैं, बच्चे सृजनात्मक हैं कि मूढ़ बुद्धि के बालक हैं। बेहतरीन है। यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोगामक कौशल, यानी कि मनोकौशलात्मक कौशल, हाँ, मनोगामक साइकोलॉजिकल स्किल को जानने में मदद करता है कि बच्चे किस तरह सीख पा रहे हैं। सौंदर्यगत या सौंदर्यानुगत अनुभव, सौंदर्यानुगत अनुभव अर्थात बच्चे का चारों कौशल, लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना, सबको इंक्लूड करना, और एक शिक्षक को इससे जानकारी होती है। चलिए, डी भी आपका सही है। आइए तो देखिए क्या होगा हमारा ऑप्शन। यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय का, क्या, समुदाय की उपस्थिति का विकास करेगा, कम्युनिटी का, माता पिता का विकास करेगा। इससे हमें क्या लेना देना है? 1 नंबर तो आपका सही है, केवल पाठ्यपुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है, अन्य भी माध्यम स्रोत हैं, इसीलिए 1 नंबर भी सही होगा। ACD 1 इज द राइट आंसर। कूट का चुनाव करते हुए देखें। हाँ जी, किताबों में गलत दिया होगा, हो सकता है, अब देख लेंगे, चेंज कर लेंगे। 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन, असेसमेंट के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? तो सहभागिता, हाँ जी होना चाहिए। याद करना नहीं होना चाहिए, रोट लर्निंग। प्रश्न पूछने से क्रिएटिविटी आती है। न्याय और समानता, और समावेशी कक्षा में समानता, हाँ, सबका साथ सबका विकास, सबको समानता के अधिकार के साथ पढ़ाना, यह भी होता है। तो हमारा 2 नंबर हो जाएगा, जो कि आपका उत्तर होगा, नहीं पूछा जा रहा है ना। चलिए, 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन में EVS में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने स्वयं खुद का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। यह सेल्फ असेसमेंट जो होगा, खुद का आकलन, अधिगम के रूप में, आकलन के रूप में, असेसमेंट एज लर्निंग, तो क्या होगा? अधिगम के समान आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन,
CCE, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। तो हमारा अब यहाँ पर उत्तर क्या हो जाए? 1 नंबर, सीखने के समान आकलन अर्थात अधिगम में आकलन। अच्छा जी, मैंने जो है एज बोल दिया था ना। देखिए, के लिए आकलन कब होगा, असेसमेंट एज लर्निंग कब होगा, जैसे हमने कोई चैप्टर याद किया, अब ढक करके, हाँ जी भारत की राजधानी पटना, देखे नीचे, हाँ है कि नहीं है, हाँ, तो ये में चला जाता है, अर्थात असेसमेंट इन लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग। और जब क्विज कॉन्टेक्स्ट, जब हम क्विज में भाग लेते हैं, 4 दोस्त मिल करके लूसेंट वगैरह, जनरल नॉलेज वगैरह एक दूसरे से पूछते हैं, तो असेसमेंट एज लर्निंग होता है, अधिगम के लिए आकलन, है ना। और यहाँ पर बच्चे स्वयं कर रहे हैं, तो असेसमेंट इन लर्निंग, सीखने में आकलन अर्थात सीखने के समान आकलन। 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर समूह बना रहा है, तो सहयोगात्मक लर्निंग है ना, अर्थात बच्चे को कोलैबोरेटिव लर्निंग करवाया जा रहा है, बच्चे को सहयोगात्मक शिक्षा, समूह में रहना, राष्ट्रीयता, सौहार्दता, एकता, अखंडता, न्यायप्रियता के मूल्यों को विकसित किया जा रहा है, समूह में संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? एक सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, यस, यह कोलैबोरेटिव लर्निंग को बढ़ावा देता है, कोलैबोरेटिव लर्निंग, कितनी बेहतरीन बात है। यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, सामाजिक अंतःक्रिया, वाइगोत्स्की महोदय, हाँ, वही कोलैबोरेटिव इंटरेक्शन, हाँ, एक दूसरे को क्या कोरिलेट करवाना, इससे सामाजिक गुण डेवलप होंगे। समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है, यानी बिना बोझ के, तो बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होगी। हम यदि विकल्प में पाएंगे तो सी को भी कुछ हदों तक सही मान लेंगे। कक्षा में अनुशासन को बनाए रखना, नहीं, ये तो पूरी तरह गलत, और यह आपका 80% सही होगा। अधिगम, समूह अधिगम क्या कहता है? बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। हाँ जी, प्रभावशाली तरीका है। ABC, तो ABC है क्या? नहीं ना, तो A और B के साथ चले जाएं, क्योंकि 1 नंबर को तो आप काट ही नहीं सकते हैं, और B नंबर आपने वाइगोत्स्की का सामाजिक अंतःक्रिया पढ़ा ही है, तो A और B का तो चुनाव करना ही होगा दोस्त, बुझे लालजी अपियर की देवी जी। 4 नंबर उत्तर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? क्या पर्पस नहीं है? परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, बच्चों को क्या करना? जागरूक बनाना, हाँ, संवेदनशीलता प्रदान करना, किस पे? परिवेशीय मुद्दों पर, केवल इर्द गिर्द के परिवेश, है ना। तो हम बनाते हैं बच्चे को संवेदनशील, जागरूक, इसीलिए तो नदी, तालाब, पोखर आदि या प्रदूषण का नमूना दिखाना, बाह्य दुनिया से जोड़ना। बाह्य दुनिया क्या है बच्चे की? परिवेश, ये मुद्दा है, और नहीं पूछा जा रहा है, एक तो सही है। बच्चों को स्वयं अपने हाथों से कार्य करना, हाथ से कार्य करना अर्थात क्रियाशीलता का नियम, लर्निंग बाय डूइंग, हस्तपड़क गतिविधि, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, और खोजने का क्रियाकलाप, यस, जोड़ना। बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषा, रटंत विद्या आ गई ना, क्रैमिंग करना, रोट लर्निंग करना नहीं ना होगा। जिज्ञासा और सृजनात्मकता को बढ़ाना अर्थात पोषण करना, बढ़ाना, तो क्यों नहीं होगा 4 भी? तो आपका विकल्प जो गलत है, यानी 3 नंबर आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। चित्र से क्या होता है? चित्र, आपके छोटे भाई बहन, मित्र के भाई बहन देखेंगे, अपने बड़े भाई बहन की किताब ले लेते हैं, भूम भूम, पानी में कपला धो, पुट्टी कर, फोटो को देखते हैं, तरह तरह की बातों का वर्णन करते हैं, इससे सृजनात्मकता आती है बच्चे में। तो चित्र क्रियाकलाप से क्या आता है? अवलोकन कौशल तो विकसित होगा ही। अवलोकन कौशल विकसित होता है बच्चे में, अवलोकन करने का गुण, और फिर देख करके
जो बच्चा 3 क्लास 5 क्लास में है तो वह चित्रों को देखकर लिखता भी है, अभिलेखन भी करता है, एक तो सही है। अभिव्यक्ति करने का मतलब लर्निंग बाय डूइंग, खुद से अभिव्यक्त करने का, एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है। हाँ, फोटो को देखा बच्चे ने, हाँ जी। विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, फोटो को देखना, एनालिसिस करना, प्रयोग करना, प्रयोग भी करते हैं, अप्लाई भी करते हैं। लेकिन ए बी सी डी तो आपका विकल्प में है नहीं, ए और बी और सी के साथ तब चले जाएं। यही तो आपका लॉजिकल थिंकिंग देखना चाहता है सीटेटर जी। बात समझ में आई दोस्त? विश्लेषण, एनालिसिस करना, गुणों अवगुणों को जानना, अर्थात संवेदनशील होना पर्यावरण के प्रति, 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन है आपका रेटिंग स्केल। तो रेटिंग स्केल, रेट दे देना। हाँ, यह मेरा विश्वसनीय ग्राहक है, मॉल वगैरह में आप देखेंगे तो जांच सूची, ये रेटिंग स्केल से संबंधित है। जांच सूची, यस नो, यस नो, हाँ और ना में उत्तर देना। तो विश्वसनीय ग्राहक की सूची तैयार करना, या फिर रधिया, सोनवा, रजगोपलवा, दुखनिया बेचारी कितना नंबर अंग्रेजी में लाई, संस्कृत में, हिंदी में, तो हम बगल में इस प्रकार से ग्राफ बना करके डिनोट करते हैं दोस्त। यहाँ नाम लिख दिया है ना, यहाँ क्लास लिख दिया, इतना नंबर इस विषय में, तो आपका उत्तर 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट झूम खेती। हाँ जी, आइए झूम खेती। तो झूम खेती जिसे कहा जाता है लॉटरी खेती, अन्य अन्य देशों में अन्य अन्य नाम हैं। झूम खेती, फसल प्राप्त करने के बाद, कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। आदिवासी लोगों का समूह है ना जी। विशेष रूप से आपका झूम खेती कहाँ? मिजोरम। झूम खेती जो आपके पूर्वी क्षेत्र है, अर्थात उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो आपके हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्य, 7 सिस्टर्स है ना, 7 राज्य विशेषकर वहां पर होता है, उसमें भी विशेष मिजोरम में। तो देखें, जहां पर फसल मतलब जहां पर पशु के लिए चारा मिलेगा, वहां पर जाएंगे, पशुओं को चढ़ाएंगे और खुद के पेट पूजा के लिए फसल उपजाएंगे। तो जो भी खरपतवार उग जाते हैं उसे काटते नहीं, बल्कि जला देते हैं यूं ही। लेकिन बड़े बड़े बांस, उसे काटा जाएगा, है ना दोस्त। बड़े बड़े बांस रहेंगे, बांस, खरपतवार आदि, तो ऑप्शन मिलेगा काट कर जला दिया जाता है, तभी आप सही मानेंगे वैसे विकल्प को। अच्छा, लॉटरी निकलती है इसके लिए, लॉटरी निकलती है झूम खेती के लिए, और जिसकी पहले लॉटरी, वो टीन में भर लेता है बीज, और उस एक टीन के बीज को जितनी जमीन पर फैलाएगा वो एक टीन जमीन कहलाएगी। अर्थात एक टीन जमीन, एक टीन बीज। आपने समझा ना मित्र? हाँ जी। अब देखिए झूम खेती, तो पशुओं का चारा खत्म हुआ तो हम वहां से फसल अपना जो है ना ले लिए जीवन यापन के लिए, उसके बाद दूसरे जगह फिर चले गए, तो कुछ साल तक यूं ही छूट जाती है वो जमीन। सही बात है। और अच्छा, मिक्सचर खेती की जाती है, कई फसल एक ही बार उगाए जाते हैं। इस जगह जो बांस या खरपतवार जंगल उगाता है उसे उखाड़ कर जला देते हैं, देख रहे हैं, उखाड़ कर जला देते हैं। यहाँ भी सही होगा, क्योंकि बड़े बड़े बांस डायरेक्ट जलाएंगे तो ऊपर की जो चोटी होगी कैसे जलेगी। खरपतवार जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं, यानी फैला देते हैं खेतों में, जो जल के अवशेष प्राप्त होता है, राख वगैरह। इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता नहीं, गहरा जोतते नहीं है, हाँ, हल्का हल्का कुरेद दिया जाता है लकड़ी वगैरह से, नहीं भी किया जाता है। लेकिन आप गहरा जुताई जब देखें ऑप्शन में, या ट्रैक्टर फाड़ आदि से जोतना, ऐसा नहीं होता है ना। कद्दू वगैरह लगाना है, अन्य फसल लगाना है, तो लकड़ी से ही थोड़ा थोड़ा जो है ना कुरेद दिया गया। तो यह तो हमारा गलत हो जाएगा। ए बी सी किधर है ऑप्शन में? यस, 4 नंबर, 4 इज द राइट आंसर, ए बी सी, ए बी एंड सी। तो ए बी एंड सी आपका उत्तर 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न दोस्त,
उम्मीद करता हूँ झूम खेती आपने समझी होगी बेहतर ढंग से। अच्छा, झूम खेती को अन्य नाम से क्या जाना जाता है? और लॉटरी खेती, टीन खेती। चलिए नेक्स्ट, किसी पर्वतीय क्षेत्र पर प्रेक्षण करने पर पाया गया। अच्छा, पर्वतीय इलाका है ना दोस्त। पर्वत का इलाका आपका जो है हिमाचल प्रदेश, इधर जम्मू कश्मीर, इधर लद्दाख सबसे ज्यादा ठंड, उत्तराखंड वगैरह, हिमाचल प्रदेश है ना पर्वत का क्षेत्र। तो पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूना, देखिए चूना का प्रयोग, लकड़ी का प्रयोग, लकड़ी का घर है ना, तो ठंड से बचने के लिए ऊष्मा का प्रतिरोधक होता है ना जी। तो लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, स्लोपिंग टाइप का, ढलान टाइप का लकड़ी का घर बनाया जाता है। बर्फ वगैरह आते हैं, फिसल जाते हैं। पत्थरों की दीवारें वगैरह हैं, तो पत्थर, लकड़ी और चूने से बनाया। यह घर 2 मंजिले होते हैं और निचले मंजिल में क्या, पशु को रखते हैं। यह एकदम आपका जो है ना हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर आपका सबसे ऊपर होगा। नीचे आपका जो है ना सबसे ज्यादा पर्वतीय कौन होगा? तो जम्मू कश्मीर होगा, है ना। आपका जो है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी घर पाए जाते हैं ऐसे ही। नीचे की मंजिल पर जानवर को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं, पहली मंजिल पर स्वयं रहते हैं और नीचे पशुओं को रखते हैं या अन्य सामान्य रखते हैं सामान। सभी घरों की छतें समतल है। देखिए समतल छतें हैं दोस्त। लद्दाख के घर ऐसे पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर के भी, तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया जाता है। पेड़ के मोटे तनों से बनाया जाता है, पेड़ का मोटा तना वगैरह, है ना, मोटा तना, और काफी चिकना कर दिया जाता है। यह पर्वतीय क्षेत्र किस प्रदेश का भाग है? किस प्रदेश का? तो आपने फैक्ट्स को पढ़ा हुआ है। यहाँ पर हमारा उत्तर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी का भी वर्णन है ना। और यदि आपका पत्थर, लकड़ी, चूना वगैरह रहता तो हम जम्मू कश्मीर मार देते, है ना दोस्त। उसके नीचे फिर हिमाचल प्रदेश में मिट्टियों के भी घर पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक आप 2 नंबर में पाएंगे। अरुणाचल प्रदेश में भी ऐसा ही होता है, लेकिन विशेषतया हिमाचल प्रदेश 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जगने वाला जानवर, तो ब्लैक एंड व्हाइट, काला और सफेद में देख पाते हैं। चाहे कुत्ते हों, चाहे बाघ वगैरह, तो ये काले और सफेद में देख पाते हैं। केचुआ किसान का मित्र क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? यह जो है मिट्टियों में घुस करके मिट्टी खाता है, मिट्टी पोटी करता है, बात बुझे, जिससे मिट्टी में आर्द्रता आ जाती है, नमी बनी रहती है ना। मिट्टी पुलाव हो जाती है, पुलाव बन जाती है। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। बहुत बढ़िया बात। केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। लीजिए, आ गया कि केचुए जो है ना मुख्य फसल को खाते हैं। फसल कब से खाने लगे? केचुए खेत को छिद्र युक्त पुलाव बना देते हैं, छिद्र युक्त बना देते हैं, रोम छिद्र बना देते हैं ना जी। नमी वगैरह आती है जिससे जमीन हल्की हो जाती है। हाँ जी, केचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी, ह्यूमिडिटी मिल जाती है, हवा पानी नमी मिल जाती है। खेतों से जुताई क्यों करते हैं? नमी मिलने के लिए। नीचे का मिट्टी ऊपर, ऊपर का नीचे तौर, यानी ऊपर नीचा तौर मुड़ी ऊपर, बात बुझे। ACD। और आपका उत्तर आई 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 ACD किधर है? यस, 2 नंबर में है, 2 नंबर उत्तर होगा। आदिवासी हजारों पहले कांसे का बर्तन, देखिए कांसा का बर्तन, जस्ता प्लस टीन, तांबा, तांबा, तांबा वगैरह, हाँ टीन वगैरह, SN, हाँ से बना मिलाकर बनाते हैं। और आपने पुराने घरों में दादी परदादी वगैरह ब्याह शादी में देखा होगा, पहले तिलक दहेज में दिया जाता था, बात बुझे। हाँ, कॉपर, कॉपर, तांबा और टीन का मिश्रण है। हाँ, बेहतरीन बात है, सही कथन चुनिए। तो कहता है पीतल, ब्रॉस और तांबे का मिश्रण है। यह तांबा, जस्ता और एल्युमिनियम, एल्युमिनियम भी आ गया, गलत है। यह एल्युमिनियम फिर गलत, 3 इज द राइट आंसर। 82 का आपका क्या हो जाएगा? 3 नंबर। नेक्स्ट नंबर,
अच्छा, आपको इसी में प्रश्न दिया जाता है, हजारों वर्षों से प्रयोग हो रहे हैं। हाँ, यह एल्युमिनियम से हल्का होता है, नहीं ये भारी होते हैं, है ना। यह काफी ठोस होता है, हाँ जी। तोप में भी प्रयोग किया जाता है। नारियल डली हुई, देखिए ऊपर केरल में जो होता है, ऊपर पेड़ों पर नारियल और नीचे टेपीकोआ आंगन में। आलू वगैरह ओल वगैरह नहीं जमीन में उपजाते हैं, उसी प्रकार से टेपियोका, टेपियोका जिसे कसावा भी कहा जाता है, कसावा टेपियोका को। तो देखिए टेपियोका किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है, किधर है, केरल। 4 नंबर मारे, फैक्ट्स है आपका, एनसीईआरटी पढ़ेंगे देखेंगे। त्योहार के उस समय कुछ पूर्णिमा में मनाया जाता है। देखिए पूर्णिमा में आपका बुद्ध बुद्ध तो होगा, महात्मा बुद्ध का परिवान निर्माण, ज्ञान प्राप्ति कैवल्य, यानी जन्म मृत्यु कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति सब कुछ कब मनाया गया, पूर्णिमा में। तो बुद्ध जयंती भी पूर्णिमा में, यह तो आपकी बातें सही होगी। चलिए अब देखें, गुरु नानक जन्म दिवस, नहीं, काट दें। गुरु नानक जयंती, गुरु नानक जयंती। चलिए होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती। होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती, ये सभी पूर्णिमा में मनाए जाते हैं। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किसे एक समूह, समुद्र तट अरब सागर, ये देखिए ये आपका भारत। हाँ, वाह सर जी, गर्दा बनाया, हाँ जी भारत। नीचे हिंद महासागर, इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी पूरब की ओर, और इधर पश्चिम की ओर, इधर आपका दक्षिण। अब देखिए अरब सागर इधर है ना, अरबियन ओशियन, और इधर इंडियन ओशियन है। हिंद महासागर जिसके नाम पे भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा, हिंद महासागर इधर, इधर अरब सागर। तो इधर गुजरात है, गुजरात, मुंबई, है ना दोस्त, गोवा, कर्नाटक, केरल, इधर तमिलनाडु। तो चलिए अरब सागर से सटा हुआ कौन होगा, तो गुजरात होगा, मुंबई वगैरह होगा, महाराष्ट्र। तो आपका उत्तर यहाँ पर कर्नाटक, कर्नाटक बंगलोर, केरल, गुजरात। यस, 4 इज द राइट आंसर। जी, मानचित्र को देखेंगे, बिल्कुल 2 प्रश्न 3 प्रश्न आपके बिल्कुल बनते हैं। हमारे देश का मानचित्र झारखंड का है, लीजिए जी, झारखंड पूछा जा रहा है। तो झारखंड किधर है, ओडिशा के ठीक ऊपर में, ओडिशा के ठीक ऊपर में है। ये देखिए आपका, इधर आपका बिहार, इधर आपका झारखंड, इधर आपका ओडिशा। ओडिशा के ठीक उत्तर में क्या है, झारखंड ऊपर में है। तो ओडिशा के उत्तर में आपका उत्तर हो जाएगा, 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मानचित्र को याद रखें दोस्त। देखिए पेट्रोलियम प्राप्त नहीं होता है, किससे, पेट्रोलियम, क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है, पेट्रोलियम नीचे जमीन के नीचे से जो खनन करते हैं तो उससे क्या प्राप्त होता है, तो मोम होता है, डीजल होता है, ग्रीस होता है, ये सब पेट्रोल से प्राप्त करते हैं, मोम, ग्रीस, डीजल, कोयला, यह तो पहाड़ों के खनन से, है ना। आग्नेय चट्टाने आपके अवशिष्ट, तो कोयला क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा, नहीं पूछा जा रहा है, कोयला। 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कोई लड़का मडगांव, अब देखिए मडगांव कहाँ है, आपका मडगांव गोवा में है। मडगांव, मडगांव गोवा आ गया। तो 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी, देख रहे हैं जून है ना, और आपका पहुंच कब रहा है बंदा, यह रेलगाड़ी 9:45 बजे मडगांव से चली तथा अगले दिन, अगले ही दिन 7:15, तो 7:15 मतलब एएम, और 9:45 एएम, देख पा रहे हैं आप। चलिए 30 जून 2000 किसी रेलगाड़ी से सवार हुआ, यह रेलगाड़ी 9:45 बजे मडगांव से चली, तो सुबह 9:45 में चली। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी इतना दिया गया, लीजिए औसत चाल, तो चाल बराबर आपको निकालना है। पहले तो देख लें समय कितना लगा, टाइम कितना लगा, इसको पहले निकाल लेंगे हम, टाइम, है ना दोस्त। तो देखिए 30 जून को चला और अगले दिन पहुंचा है, 30 जून को सुबह ले चलिए 9:45, और 7:15 है ना, तो 7:15 को आप 7
45 कर दीजिए, 30 मिनट जोड़ दीजिए, बाद में घटा लीजिएगा। तो 30 इधर 7:45 आपने कर दिया। अब देखिए 9:45 से 9:45 सुबह तक 24 घंटा, और 24 घंटे में 2 घंटे कम कीजिए, कितने हुए? 22 घंटे। अब 22 घंटे में आप 30 मिनट और तो कम कर लीजिए। तो 22 घंटे में 30 मिनट कम हुआ तो 21 घंटे 30 मिनट, है ना दोस्त? 21 घंटे 30 मिनट। अब आप देखें 21 घंटे 30 मिनट, चाल बराबर क्या होता है? तो चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, दूरी बटा समय सूत्र के अनुसार। तो ऊपर क्या 11:40, ये किलोमीटर में है, बड़ी यूनिट में, और आपका ये भी आवर में दिया गया है, अर्थात 21 घंटे 30 मिनट को ऐसे लिखते हैं आवर। अब आप भाग दें इसे, तो भाग देंगे तो आपका 53 पॉइंट समथिंग। तो औसत में पूछा जा रहा है, लगभग लगभग ना, तो 53 आपका किलोमीटर, 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हमारे देश के एक जंगल में उस आदिवासी खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यानी टीन के द्वारा, है ना, जिसे टीन कहते हैं। तो आ गया आपका वही झूम खेती वाला। झूम खेती तो क्या होता है? मात्रक, टीन होता है मात्रक के द्वारा आवंटित किया जाता है। तो टीन क्या है? तो वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता है, वह खेती जिस पर कोई किसान एक टीन मतलब बीज बोता है, वह भूमि जिससे कोई किसान एक टीन बीज उत्पन्न करता है। हाँ हाँ, ये भूमि का मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों के किसानों के लिए की जा गई है। बेहतरीन बात है, भूमि का मात्रक है। भूमि जिसकी बीमाएं इतना यानी इतनी लंबाई होती है आपकी, यह उसका जो है ना क्षेत्रफल है, एरिया है, 100 मीटर इंटू 100 मीटर। तो ये ऐसी तो बात है नहीं। अब देखिए 1 नंबर, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता, कोई किसान, यार पूर्वोत्तर क्षेत्र की बातें हैं ना, हाँ, विशेष रूप से जंगल में रहने वाले आदिवासी। तो 3 नंबर आपका बेहतर विकल्प होगा, ना कि 1 नंबर। आपको झूम खेती बताया ही गया अभी, 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है दोस्त, आप एक्स पर स्थित हैं, आपका विद्यालय वाई पर स्थित है, ठीक है, विद्यालय वाई है, आपके घर से आपके से सीधी कोई सड़क नहीं है, मतलब कहने का मतलब है सीधी कोई सड़क नहीं है, तो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके जाते होंगे। अतः आप पहले ए पर जाते, चलिए ए पर जाते, जो एक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। एक्स के ठीक उत्तर में एक्स क्या है? घर है ना, घर, घरो घर। एक्स के ठीक उत्तर में, उत्तर ऊपर है ना, तो ऊपर ले जाएंगे 30 मीटर। फिर आप बी पर जाते हैं, जो ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। कहता है कि आप बी पर जाते हैं, यह ए है, ए के पश्चिम में, तो पश्चिम तो इधर होगा ना, 40 मीटर पश्चिम में जाते हैं, ठीक है। अब फिर आप सी पर जाते हैं, तो यह आप बी आ गए। अब सी पर जाते हैं, सी किधर है? जो बी के ठीक उत्तर में, इसके उत्तर में 30 मीटर है, 30 मीटर उत्तर में, तो आप सी पर आ गए। अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं, जो सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर लीजिए, इधर पश्चिम में गए तो आप वाई आ गए, यानी कि विद्यालय आ गए। वाई क्या है? विद्यालय है। तो आइए अब प्रश्न को बनाते हैं। विद्यालय के सापेक्ष लीजिए, विद्यालय के सापेक्ष स्थिति पूछा गया है। आप यहाँ पर लोकेट कीजिए ऐसे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, है ना दोस्त। अब ये तो आपका ऐसे कोना कोनी न पड़ गया, बात बुझे। तो ये आपका पूरब है और ये दक्षिण है, तो दक्षिण पूरब कहना है, तो ये घर किधर है? दक्षिण पूरब में, तो दक्षिण पूरब आपका 3 नंबर उत्तर हो जाएगा। समझ में आई बात मित्र? दक्षिण पूरब उत्तर हो जाएगा। यदि कहता घर के सापेक्ष, तो घर से यहां पर ऐसे ऐसे लेते, यह आपका घर है, यह घर है, तो इधर होता ना, तो बोलते हम उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूँ हमारी मदद आपको पसंद आई होगी। कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं अगली दमदार कक्षा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।